वाई क्यू सीरीज कर रहे हैं। ये यूपी पीसीएस का 2010 का पेपर कुछ बचा हुआ है, उसको करेंगे। और ये आने वाले किसी भी पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वो या तो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, किसी भी पीसीएस में या फिर जनरल कंपटीशन में भी उसके लिए भी उपयोगी होंगे। जो जहाँ भी समान निवेदन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर टीचर भर्ती के लिए TRE 4 जो बीपीएससी के थ्रू जो होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2010 का कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको करेंगे। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। ठीक है, महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 मई 1930 को नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरासना में हुई। इस दिन सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मनीलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ धरासना नामक कारखाने पर धावा बोल दिया। सरोजनी नायडू समेत अन्य आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 मई 1930 को ही ब्रिटिश पत्रकार जॉर्ज अस्लोकोवे और महात्मा गांधी के बीच साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था, जो यरवदा सेंट्रल जेल में आयोजित किया गया था। यानी धरासना नामक कांड के समय महात्मा गांधी यरवदा सेंट्रल जेल में थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब धरासना कांड हुआ था उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। ध्यान रखेंगे, इसको काफ़ी बार पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो अरुणा आसफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसी से जुड़ी थी। डी आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने भूमिगत होकर रेडियो का संचालन किया। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रमों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही काल अनुक्रम पता करें। इनमें से कौन कब का है ये पता करना है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में। और भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1942 का ही घटना है। और बेवेल ऑफर ये 1945 का है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 4 और फिर 2। ठीक है, पहले क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और उसके बाद वेवेल ऑफर, और उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, देख लीजिए, ए आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे और अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब आया था? तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल द्वारा वेवेल योजना प्रस्तुत की गई। और कैबिनेट मिशन कब? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, तो पता चल गया कि पहले क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। पहले क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो, उसके बाद वेवेल ऑफर, उसके बाद कैबिनेट मिशन। ध्यान रखेंगे, इसको काफ़ी बार ये मैच करने के लिए पूछ दिए जाते हैं, मतलब कि काल अनुक्रम लगाने के लिए, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और
अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो अंतरिम सरकार का गठन है कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या विध्वंस करना। तो इनमें से हो जाएगा डी बी सी ए, बी आंसर हो जाएगा डी बी। पहले जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस विध्वंस, उसके बाद कैबिनेट मिशन, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन। बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रमों का कालक्रम इस प्रकार है। 15 जुलाई 1945 को जिन्ना ने शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या विध्वंस कर दिया। कब? 15 जुलाई 1945 को जिन्ना ने शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल कर दिया। उसके बाद कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ किया गया था। तो ये पहले हो गया ये शिमला कॉन्फ्रेंस विफल। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में। उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही और उसके बाद 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो DBCA हो गया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक बी आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक में द्विराष्ट्र सिद्धांत का परीक्षण किया गया और बताया गया कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे का हल धर्मनिरपेक्ष राज्य के गठन से संभव होगा, जिसके तहत विभिन्न समूहों को सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीधे याद रखें। ठीक है, काफ़ी बार रिपीट होता है ये वाला बुक जो है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है? कौन सुमेलित नहीं है? तो के अजीज, ये द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लाफियरे, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये फ्रीडम एट मिडनाइट किसकी है? लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लाफियरे की, ये सही है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर डॉक्टर, ये दुर्गादास का है। दुर्गादास का कौन? तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये सही है। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफ़ीक ज़कारिया हैं। रफ़ीक ज़कारिया द्वारा रचित अन्य पुस्तकें मुहम्मद और कुरान, विभाजन की कीमत, रजिया, भारत की रानी आदि, ये सभी है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी है? रफ़ीक ज़कारिया की है, ना कि के अजीज की। ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी है? रफ़ीक ज़कारिया की। तो सी सुमेलित नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। बिल्कुल सही है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी और दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। ठीक है, तो ये सही है। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, ये भी सही है। पहला मतलब कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुइल नदी
परियोजना स्थित है? तो सुइल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना स्थित है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? निम्नलिखित झीलों में से किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो भीमताल को सम्मिलित किया गया है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इनमें से नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है, ऐसे रिफ्ट घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है, सी आंसर हो जाएगा। झूमिंग करते हैं? तो झूमिंग करते हैं खासी लोग झूमिंग करते हैं, ठीक है, झूमिंग करते हैं खासी लोग, बी आंसर हो जाएगा। झूमिंग कृषि के अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पतियों को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और उस पर कृषि की जाती है, अतः इसे कर्तन एवं दहन प्रणाली या पैडा पद्धति कहते हैं। इस कृषि पद्धति से कृषि भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों मुख्यतः असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। और खासी लोग मेघालय राज्य के मूल निवासी हैं और झूमिंग कृषि पद्धति से खेती करते हैं। खासी लोग जो हैं ये मेघालय राज्य की मूल निवासी हैं और झूमिंग कृषि पद्धति से खेती करते हैं। मेघालय में झूमिंग कृषि पद्धति का स्थानीय नाम बोगमा है, ठीक है, ये भी सब पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो 7 बजे प्रातः होगा, ठीक है, 2 घंटा लेट हो जाएगा ना, गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा 2 घंटा पहले और यहाँ पे गुजरात में 2 घंटे बाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है, सही है। उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु एवं कुपोषण है, तो ये भी सही है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो मुंबई में होता है। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, तो मुंबई में, डी आंसर हो जाएगा। भारत के मुंबई महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। वर्ष 2018 में भारत में 5.29 करोड़ मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट में महाराष्ट्र 82.38 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, तो वो है मीथेन की जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, तो बृहस्पति के वायुमंडल में, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, तो बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है मीथेन। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। उपर्युक्त विकल्पों में से बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। इसके अलावा वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस, हीलियम एवं अमोनिया गैस भी पाई जाती है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें विद्यमान हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। सूर्य का वायुमंडल विभिन्न परतों में पाया जाता है। फोटोस्फीयर में 90%, हाइड्रोजन 9%, हीलियम और 1% भारी तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल जिम्मेदार है, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। आयन मंडल का विस्तार समुद्र तल से 80 से 640 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कई परतों का विकास होता है। आयन मंडल में उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। इसमें ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा लाइट की मौजूदगी होती है। ध्रुवीय प्रकाश का निर्माण तब होता है जब सूर्य के वातावरण से निकलने वाले विद्युत आवेश कणों का टकराव पृथ्वी के वायुमंडल में गैसीय कणों से होता है। यह ध्रुवीय प्रकाश उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? तो आयन मंडल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछ दिया जाता है। 90 डिग्री कटक रीज अवस्थित है कहाँ? तो हिंद महासागर में स्थित है। 90 डिग्री पूर्वी कटक, 90 डिग्री पूर्वी कटक या 90 डिग्री पूर्वी रिज अवस्थित है तो हिंद महासागर में, बी आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री पूर्वी कटक भारतीय महासागर या हिंद महासागर में अवस्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो इनमें से कौन जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो कोलंबिया और केनिया जो है ये भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। दूसरा और तीसरा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर 13 देश अवस्थित है। कौन कौन, ये देख लेते हैं एक बार। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। ठीक है, 13 देश किस पे? तो भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो कौन सा द्वीप जो है 3 देशों में विभाजित है? तो बोर्नियो द्वीप जो है 3 देशों में विभाजित है, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है, ए आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो, सिलिबीज, न्यू गिनी, तिमोर, तो बोर्नियो। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो द्वीप समूह 3 देशों में विभाजित है। ये देश इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है जो दक्षिण पूर्व एशिया में जावा के उत्तर में, सुलावेसी के पश्चिम में और सुमात्रा के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? तो रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ? जर्मनी का। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का, बी आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है रूर बेसिन, तो कहाँ है? जर्मनी में। रूर बेसिन जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रूर बेसिन में कोयला प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस कारण रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश कहा जाता है। इस बेसिन को जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। रूर नदी राइन नदी की सहायक नदी है। इस क्षेत्र में जर्मनी की अधिकांश जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटना कहाँ है? तो सिसिली में। एटना सिसिली में है। इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। एटना कहाँ है? तो एटना सिसिली में है। विसुवियस इटली में, ये एटना सिसिली में, विसुवियस इटली में, और एरिबस कहाँ है? तो रॉस द्वीप पर एरिबस, और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। ठीक है, एटना ये सब ज्वालामुखी है। एटना कहाँ है? तो मिसिसिपी में, विसुवियस इटली में, एरिबस कहाँ है? तो रॉस द्वीप पर, और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है?
तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होता है। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसका कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव गुब्बारों या विमानों से बादलों पर किया जाता है, जिससे इसका घनत्व बढ़ जाता है और बादल में छुपे पानी के कण धरती पर आ जाते हैं। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोक कर रखती है? तो काली मृदा जो है यही है, नमी रोक कर रखती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक कर रखती है? तो काली मृदा नमी को रोक कर रखती है, बी आंसर हो जाएगा। काली मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की विशेषता के कारण काली मृदा में लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। काली मृदा को रेगुर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी भारत में महाराष्ट्र के कुछ भाग, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी मिलती है, और फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढाल वाली पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो किसकी? चाय की होगी ना, चाय की होगी। ठीक है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो चाय की खेती, सी आंसर हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और ढलाव वाली स्थल होगी तो वहाँ चाय उत्पन्न किया जाएगा, चाय का खेती होगा वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे और अच्छे से पता चलेगा डिटेल्स। चाय एक प्रकार की रोपड़ या बागानी फसल का उदाहरण है। इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस युक्त लैटेराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवा क्षेत्रों या पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है। इसके लिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अतः उपर्युक्त विकल्प में से विकल्प सी सही है। मक्का की खेती के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और कपास की खेती के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है और सन की खेती के लिए 160 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो उपर्युक्त विकल्पों में से सिमलीपाल सही है, सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल सही है, लेकिन 2009 में सिमलीपाल को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान कर दी थी। ठीक है, लेकिन अब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सिमलीपाल को भी यूनेस्को ने जैव अभयारण्य मतलब कि घोषित कर दिया था। ठीक है, यूनेस्को ने शामिल कर लिया था। वर्तमान में यूनेस्को द्वारा अब 13 हो गया है। ठीक है, 13 अभयारण्यों को विश्व तंत्र विश्व नेटवर्क की सूची में शामिल किया जा चुका है। ध्यान रखेंगे, 13 देखिए कौन कौन सा है। नीलगिरी है जो कि जैव अभयारण्य, यूनेस्को की जैव अभयारण्य की विश्व सूची में शामिल अब 13 हो गया है। ठीक है, नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई, जैव मंडल और
अगस्तमलाई जैव मंडल आगार, कंचनजंगा, पन्ना, ठीक है, और एक और कोल्ड डेजर्ट जो है वो भी अब शामिल कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे उसको। 13वां कोल्ड डेजर्ट है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है किसको? तो नीलगिरी जैवमंडल, नंदा देवी और सिमलीपाल को भी अब शामिल कर लिया गया है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है, 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए सिमलीपाल को शामिल किया जा चुका है 2009 में। देखिए यूनेस्को ने नीलगिरी तथा नंदा देवी जैवमंडल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। हालांकि 2009 में सिमलीपाल को भी यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो जैव विविधता के ह्रास के लिए तो इनमें से प्राकृतिक वास का विनाश जो है जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक वास का विनाश, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्राकृतिक वास का विनाश, आनुवांशिक आत्मसातकरण, परभक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, कीट नियंत्रण, तो प्राकृतिक वास का विनाश, सी आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से प्राकृतिक वास का विनाश होना जैव विविधता का ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। प्राकृतिक वास के विनाश के कारणों में अंधाधुंध दोहन की प्रक्रिया के कारण जंगल, आर्द्र भूमि क्षेत्र, घास के मैदानों आदि का नष्ट होना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो ये कौन है? उपयुक्त विकल्पों में से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला चीन है, ठीक है, चीन है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला, सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है चीन, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से विद्यमान होगा, ठीक है, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से विद्यमान होगा, सी आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से विद्यमान होगा, सी आंसर हो जाएगा। चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से यदि एक सेव छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव के कारण अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसी कारण नहीं महसूस करते हैं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया, ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, बी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा
डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, ये इंडोस्कोप जो किया जाता है डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर, पेट के अंदर का परीक्षण इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के आंतरिक भाग के चिकित्सीय निरीक्षण हेतु इंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इंडोस्कोप प्रकाशीय तंतु पर आधारित प्रणाली है जो प्रकाश के सकल या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। सही है, बर्फ एक दुर्बल चालक है, तो ये भी सही है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष वाले को के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ना कि अवतल लेंस का। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, दूरदृष्टि दोष वाला। सही बात है कि वह दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक हो जाता है, ये भी सही है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, तो ये भी सही है, लेकिन डी सही नहीं है। मतलब दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ना कि अवतल लेंस का, इसीलिए ये गलत हो गया, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका? तो अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवरक्त विकिरण का। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। अवरक्त तरंगे इंफ्रारेड IR वेव्स दृश्य स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंग दैर्घ्य सिरे से संलग्नित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व। ठीक है, तो हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन ही है। ठीक है, और संगमरमर क्या है? तो संगमरमर कैल्शियम है। और रेत क्या है? रेत जो है सिलिकॉन है। और रूबी क्या है? तो रूबी जो है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए, हीरा क्या है? कार्बन ही है। संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन और रूबी एल्युमिनियम। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है किसका? तो सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट, ये सोडियम थायोसल्फेट का अणुसूत्र
Na2S2O3 होता है। इसे हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव का स्थायीकरण करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अब्रक कच्चे माल के रूप में विद्युत क्षेत्र में होता है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत क्षेत्र में होता है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड के मांसपेशियों में उपस्थित होने से थकान होता है। ए आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान होता है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसको काफ़ी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग होता है शांतिकारक औषधि के रूप में। किसका? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का। ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग एक शांतिकारक औषधि के रूप में होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग मिर्गी का इलाज करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग जल शोषक पदार्थ या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में होता है। इसका उपयोग हिम मिश्रण में भी होता है। एथिल अल्कोहल का उपयोग मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में पारदर्शक साबुन बनाने, इत्र व अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने व शराब आदि बनाने में किया जाता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम प्रोटीएस है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम प्रोटीएस है। डी आंसर हो जाएगा। अग्न्याशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अतः प्रोटीनों के पाचन में ट्रिप्सिन सहायक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो मैरास्मस कैसे होता है, किस कारण से? तो मैरास्मस जो होता है दीर्घकालिक उपवास के कारण होता है। मैरास्मस दीर्घकालिक उपवास रखने से, और क्वासियोरकर जो होता है प्रोटीन अल्पता के कारण होता है, क्वासियोरकर। और टीबी जीवाणु संक्रमण से होता है, टीबी। और हेपेटाइटिस बी तो विषाणु संक्रमण के कारण होता है, हेपेटाइटिस बी। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैरास्मस दीर्घकालिक उपवास से, क्वासियोरकर प्रोटीन अल्पता से, टीबी जीवाणु संक्रमण से, और हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो पेट्रोपादप इनमें से करेंज है, करंज। ठीक है, करेंज जो है ये पेट्रोपादप है। करंज या केरेंज बोलते हैं, करेंज। दिए गए विकल्पों में से फलीदार पौधों में से करंज पेट्रोपादप भी है। इसका तेल बायोडीजल का एक स्रोत है। इसके पास ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत भी है, जो नवीकरणीय, सुरक्षित और गैर प्रदूषक है। ठीक है, करेज या करंज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है, तो क्या है? तो जीवाणु है। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है जीवाणु। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीटी कपास आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास है। बीटी कपास आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास है, जिसमें बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया जीवाणु का क्राई नामक जीन डाला जाता है, जिससे
पौधा स्वयं कीटनाशक प्रभाव उत्पन्न करने लगता है और पौधों पर कीटनाशक दवाइयों को छिड़कने की आवश्यकता नहीं रहती है। तब बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित जीवाणु है। ठीक है, बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित कौन है? जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हो जाते हैं। तो बेरी बेरी से पीड़ित हो जाते हैं। जिनका मतलब खाद्य में पॉलिश किया हुआ चावल उपयोग किया जाता है, वो बेरी बेरी नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, बेरी बेरी से पीड़ित होते हैं। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाले व्याधि में दिया जाता है? तो वो है आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाले व्याधि में दिया जाता है? तो आयोडीन। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आयोडीन समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेंघा या गलगंड ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। आयोडीन के अन्य मुख्य स्रोतों में हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन के अन्य मुख्य स्रोतों में हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक आदि हैं। ठीक है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो पोलियो से संबंधित है। पोलियो से निवारण के लिए साल्क टीका दिया जाता है। ठीक है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो पोलियो से संबंधित है। ठीक है, साल्क टीके के आविष्कारक जोनास साल्क थे, जिसका संबंध पोलियो व्याधि से है। पोलियो रोग निस्यंदी विषाणु फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है। यह रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अतः इस व्याधि से प्रतिरक्षा के लिए साल्क टीका लगाया जाता है। चेचक टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने और पोलियो टीके का साल्क टीका किससे संबंधित है? तो पोलियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो जीन संवर्धन एवं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, तो आनुवांशिक अभियंत्रण, ये सही है। गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण, तो एमनियोसेंटेसिस सही है। एमनियोसेंटेसिस ये सही है। और एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्मजीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं, जैव निम्नीकरण, तो ये भी सही है। लेकिन डी सही नहीं, सुमेलित है। सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास, ये सही नहीं है। बायोमास का संबंध कार्बनिक पदार्थ से है, जिसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। जबकि सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय का संबंध बायोलॉजिकल टाइमेटेकिंग से है। कंप्यूटर वायरस होता है, एक क्या होता है? कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो फफूंद, बैक्टीरिया, IC 7344, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।